आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टॉर्क। टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाया था, आर क्रॉस एफ, याद है? बोलो। यस सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। अभी तक ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग पढ़ते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स 0 है तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। पढ़ते थे ना? बोलो। यस सर। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है, इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर नेट टॉर्क भी 0 होगा, है ना? आ रही है बात समझ में? इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 on a rigid body, then object will be in translational equilibrium। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स एफ इधर लग रहा है और एक फोर्स एफ इधर लग रहा है, लेकिन तो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा, बस इस फोर्स के कारण इधर रोटेट करेगा और इस फोर्स के कारण इधर रोटेट करेगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है ना। समझ रहे हो? बात समझ आए? बोल भाई, कुछ तो बोलो। हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 होने का ये मतलब नहीं होता है कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। ये एग्जांपल जैसे मैंने दिखाया आपको, नेट फोर्स 0 है तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, बट ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है। ठीक है? केस 2, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट टॉर्क 0 है, about an axis or point, then object will be in
रोटेशनल इक्विलिब्रियम। about that point or axis। थर्ड केस, अगर नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है, if net force is equal to 0 and net torque is equal to 0 about all points, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है। Then object is said to be in equilibrium। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। जल्दी से कॉपी कर लो। फिर आज हम लोग ये इक्विलिब्रियम ही सीखेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। जल्दी कॉपी कर लीजिए, जैसे ही हो जाए बता दीजिए।
हुआ? लिख लिया सबने? हाँ सर। आगे बढ़ूं? सर केस 2 में जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है उसके बाद भी वो ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है ना? हाँ, नेट टॉर्क इक्वल टू 0 है, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा उसकी गारंटी नहीं है। जब नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 होगा ना, तभी हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बट अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो सिस्टम पॉइंट मास का सिर्फ पढ़ते थे, जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 हो तो इक्विलिब्रियम समझ लेते थे। ऐसा नहीं है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल देखो, चलो उससे समझोगे। सपोज ये एक रॉड है, मान लो। ये एक रॉड है, रॉड का लेंथ L और रॉड का मास है मान लो M। यहाँ पर हिंज है और यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच है। सॉरी, यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच है। तो ऐसे ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रह सकता है ना? ये एक रॉड है, यहाँ से हिंज है, मतलब इस स्ट्रिंग को कट करेंगे तो यहाँ से हिंज है, यहाँ से गिर जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ सर। तो ऐसे एक स्ट्रिंग से बांधकर इसको इक्विलिब्रियम में रखा जा सकता है ना? यस। तो फाइंड क्वेश्चन ए, टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन बी, magnitude and direction of force exerted by the hinge on the rod। बाय द हिंज ऑन द रॉड, ये भी समझ लो, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। मैंने बोल दिया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों ही में अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ? बोलो तो सही, तुम लोग बोलते नहीं हो। कुछ तो सही गलत कुछ तो बताओगे। हे भगवान, क्या करूं मैं? आवाज आ रही है? हाँ सर। तो बोलो। टेंशन इधर लगेगा, mg इधर लगेगा, ये डिस्टेंस L/2 होगा और ये डिस्टेंस L होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो A, इस पॉइंट का नाम दे दो B, इस पॉइंट का नाम दे दो C। ऑब्जेक्ट जब इक्विलिब्रियम में होगा तो उस पर नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। यस सर। अब हिंज ए कितना फोर्स किधर लगाता है मुझे नहीं मालूम, है ना? यस। तो इस पर अगर हम नेट फोर्स 0 करने की कोशिश करेंगे तो अभी पॉइंट ए के पर नेट फोर्स कितना है मालूम ही नहीं है, फोर्स कितना और किधर लग रहा है। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो ए बी सी या कोई भी पॉइंट हो, हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। तो अगर हम पॉइंट ए के अबाउट नेट टॉर्क 0 लेते हैं तो मुझे पॉइंट ए पर जो फोर्स लग रहा है उसकी जरूरत नहीं होगी। ये बात समझ रहे हो? बोलो। पॉइंट ए पर फोर्स कुछ भी कितना भी लग रहा होगा, अगर हम पॉइंट ए के अबाउट ही टॉर्क लेंगे तो उस कैलकुलेशन में वो फोर्स आएगा ही नहीं। यस सर। So for torque about A to be 0, mg का टॉर्क क्लॉकवाइज, टेंशन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लिख सकते हैं mg इंटू L/2 इज इक्वल टू टेंशन T इंटू L। लिख सकते हैं? तो टेंशन Yes. की वैल्यू mg/2 हो गई। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो mg नीचे, टेंशन T mg/2 ऊपर, तो रिएक्शन फोर्स R जरूर ऊपर ही लग रहा होगा और R की वैल्यू mg/2 ही होगी, है ना? तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। सबको समझ आया कि नहीं? सर और एक बार बताओ ना थोड़ा। क्या बताओ, बोलो, क्या नहीं समझा? टॉर्क अबाउट A 0 किया, ये समझ आया? हाँ सर। टॉर्क अबाउट पॉइंट ए ही 0 इसलिए किया क्योंकि पॉइंट ए पर जो फोर्स लग रहा है हिंज की वजह से वो हमें मालूम नहीं है। हाँ सर। तो ए के अलावा अगर कोई दूसरा पॉइंट लेते तो हम लोगों को वो फोर्स चाहिए, लेकिन जब पॉइंट ए ही लेंगे तो उस फोर्स की जरूरत नहीं होगी। कुछ भी हो नहीं फर्क पड़ता है, उसका टॉर्क तो ए के अबाउट 0 ही होगा। हाँ सर।
इसीलिए पॉइंट ए चूज किया जिसके अबाउट नेट टॉर्क 0 ले लेते हैं। वैसे थ्योरेटिकली हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो। हमें कौन सा पॉइंट चूज करना है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें कौन कौन सा फोर्स दिया हुआ है। तो वहां से मिल गया मुझे टेंशन की वैल्यू mg/2। यस सर। अच्छा, अब अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। तो mg नीचे लग रहा है, टेंशन mg/2 ऊपर लग रहा है, और नेट फोर्स 0 होना चाहिए। हिंज का फोर्स किधर लगेगा नहीं पता, तो हिंज का फोर्स भी ऊपर mg/2 ही लगेगा, तभी नेट फोर्स 0 होगा। यस सर। सर तो वो हमने मतलब वो देख के हमने अज्यूम किया ना कि वो ऊपर ही लगेगा क्योंकि अज्यूम तभी। नहीं किया भाई, हिंज फोर्स के अलावा बाकी दोनों फोर्स पता है। हाँ सर। तो mg नीचे लग रहा है और टेंशन mg/2 ऊपर लग रहा है। अब तीसरा फोर्स मैं किधर और कितना लगाऊं कि नेट फोर्स 0 है? हाँ सर, mg/2 ऊपर ही लगाएंगे तो ही होगा। बिल्कुल, तो इसमें एजम्पशन कुछ नहीं है। आया समझ में? यस सर। ऐसा ही इक्वेशन कर दूं? यस। कॉपी कर लिया सबने? एक मिनट हाँ। जल्दी कर लो। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है। सिमिलर है, इसको कोशिश करो।
डन सर। बोलो क्या है आंसर? सर ए पे mg/3 और बी पे 2 mg/3। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका हो गया? हाँ सर। यस सर। सबको आ गया आंसर या मुझे बताने की जरूरत है? देखो यहाँ पर mg लगेगा, ये डिस्टेंस L/2 होगा, तो 3L/4 माइनस L/2, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/4। L/4 हो जाएगा। यहाँ पर टेंशन मान लो TA लग रहा है और यहाँ पर टेंशन मान लो TB लग रहा है। तो पहली चीज TA प्लस TB, ये mg होगा। यस सर। होगा? यस सर। यस सर। अच्छा, mg वाले पॉइंट को अगर मैं C कहूँ और नेट टॉर्क अबाउट C0 कर दूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, TA इंटू L/2 इज इक्वल टू TB इंटू L/4। होगा ऐसा? बोलो। यस सर। तो TB इज इक्वल टू 2TA। अब दोनों को सॉल्व कर दो। तो दोनों को सॉल्व कर दोगे अब अगर, तो मिल गया 3 टाइम्स TA इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से TA हो गया मेरा mg/3 और TB हो गया 2mg/3। यही आंसर आया था आप लोगों को? हाँ सर। यस आगे बढ़ूं? सर। पक्का? हाँ सर। अब एक ये वाला क्वेश्चन करो। इसको कोशिश कीजिए।
बोलो, आया आंसर किसी को? बोलिए। बोलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। कुछ आया आंसर? जानबूझ के टाइम दिया आप लोग, कुछ तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तो सीखो कम से कम। नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब चाहिए। सुनो, जैसे जैसे मैं कहता हूँ सुनो। mg तो बीच में लगेगा सेंटर ऑफ मास पर, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, इस वॉल का नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, हाँ या ना? इस ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ही लगेगा, हाँ या ना? फ्रिक्शन को छोड़कर बाकी फोर्सेस मैंने लिख लिए। तो बोलो। हाँ सर। अब पॉइंट ए जिस वॉल पर है वो तो स्मूथ है, वहां फ्रिक्शन नहीं है। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। पॉइंट बी जिस सरफेस पर है वो रफ है। यस सर। तो पॉइंट बी का टेंडेंसी किधर स्लिप करने का होगा, राइट या लेफ्ट? राइट में सर। राइट में। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट में लगेगा। हाँ सर। तो ये हो गया फ्रिक्शन का डायरेक्शन, हो गया। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो। N1 ऊपर, N2 इधर, फ्रिक्शन इधर, mg इधर, इतने ही फोर्सेज हैं। हाँ सर। तो N1 तो mg के बराबर हो गया, एक आंसर। और N2 फ्रिक्शन के बराबर हो गया। तो फ्रिक्शन निकल गया तो N2 भी निकल गया, तो सारे आंसर हो जाएंगे, हो जाएंगे। बोलो। N2 या फ्रिक्शन में हाँ से सर। कोई एक अगर मिल जाए तो हमारा काम चलेगा ना। हाँ सर। अब मैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी या कोई भी, इवन ये पॉइंट ए, किसी के अबाउट भी नेट टॉर्क जीरो कर सकता हूँ, यस। है ना, थ्योरेटिकली। बट टेक्निकली अगर मैं पॉइंट बी के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि N1 और फ्रिक्शन दो फोर्स का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं पॉइंट बी के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करता हूं तो उस कैलकुलेशन में केवल mg और N2 आएगा, N1 और फ्रिक्शन ये दोनों फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो छोटा इक्वेशन बनेगा। यस सर। सो टेकिंग नेट टॉर्क अबाउट b इक्वल टू 0। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा होगा। यस सर। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो N2 का ये वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू रॉड होगा वो N2 sin थीटा होगा। तो हम लिख सकते हैं mg cos थीटा
इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू N2 साइन थीटा इंटू एल, ऐसा लिख सकते हैं mg cos थीटा का टॉर्क ऐसा और N2 का टॉर्क ऐसा, दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेगा। Yes, sir. चलो, तो N2 मेरा हो गया mg cot थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो यही N2 होगा और यही फ्रिक्शन भी होगा, होगा ना। हाँ Yes, सर। sir. तो N2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg cot थीटा अपॉन 2, ये आंसर हो गया। हाँ, sir. क्लियर है? कॉपी कर लीजिए जल्दी। सर ये नेट टॉर्क आपने 0 लिया, उसके बाद एक और बार बताओगे कैसे किया? हाँ, तो mg का टॉर्क लिया, हाँ mg सर। का टॉर्क पॉइंट बी के अबाउट क्या होगा? mg cos थीटा। टॉर्क क्या होगा? टॉर्क mg cos थीटा तो परपेंडिकुलर फोर्स हुआ जो लैडर पर है, इंटू L/2 भी। टू एल बाई टू, तो लिख दिया। हाँ सर। इसका डायरेक्शन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। नहीं, mg cos थीटा का क्लॉकवाइज कहाँ होगा? देखो तो इधर गिराएगा ना, हाँ सर, एंटी क्लॉकवाइज नीचे। एंटी क्लॉकवाइज होगा। और N2 का टॉर्क क्या होगा? हाँ सर, इंटू साइन थीटा इंटू एल। वो किधर होगा? वो किधर होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी। अरे वो तो क्लॉकवाइज होगा ना, उस फोर्स की वजह से देखो किधर घूम रहा है। हाँ सर, ये सर। तो ये, और फ्रिक्शन और L1 का टॉर्क पॉइंट बी के अबाउट 0 होगा। हाँ सर। तो ये दोनों टॉर्क को एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होना चाहिए, तो अपोजिट तो है, इक्वल कर दिया मैग्नीट्यूड को। यस सर। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लिया। बोलो आगे बढ़ूं? बोलो आगे बढ़ूं?
हाँ सर। लिख लिया सबने? सर एक सेकंड। जल्दी लिखिए। हो गया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, नंबर कौन सा होगा? 4। कोशिश कीजिए।
बोलो आया कुछ? यस सर। क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा L/2h। और कोई? फंडामेंटली एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन तो इधर ही लगेगा, बट पहले ये वॉल था वर्टिकल, अब ये रोलर है, तो रोलर का नॉर्मल रिएक्शन तो इधर लगेगा। अब ये हॉरिजॉन्टल थोड़ी ना लगेगा, क्योंकि रोलर तो एक सर्कल है, तो जो नॉर्मल होगा उसके सेंटर से पास करेगा ना, तो ये होगा रोलर का नॉर्मल रिएक्शन। हाँ या ना? हाँ सर। तीसरी बात, इसका खुद का वेट L/2 पर, और इसकी टेंडेंसी पीछे जाने की होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर। ये डायग्राम समझ आया? यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं। तो सबसे पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, जिसमें N1 ऊपर, फ्रिक्शन इधर, mg नीचे, और ये जो N2 है, ये N2 वर्टिकल से कितने एंगल पर होगा? ये N2 का एंगल बताओ कोई। वर्टिकल। N2 cos थीटा होगा सर, वो वाला। वर्टिकल से थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा किधर होगा? हॉरिजॉन्टल से थीटा पे। बस वर्टिकल से थीटा होगा सर। जिसको नहीं आया समझ में, देखो इधर, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो इधर से थीटा। आया समझ में? ये थीटा तो हाँ ये सर। थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। क्लियर? यस सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया एक इक्वेशन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू N2 साइन थीटा एंड mg इज इक्वल टू N1 प्लस N2 cos थीटा। हाँ या ना? यस सर। इस पॉइंट को A कह दो, इस पॉइंट को B कह दो, इस पॉइंट को C कह दो। पहले यहाँ तक कॉपी करो और एक बार फिर ट्राई करो। सर मैंने जो आंसर दिया वो मतलब यही वर्किंग था मेरा भी, सेम सब। यही था, देखते हैं फिर। क्या क्या ढूंढना है अब? यहाँ तक कॉपी करो। फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए, मिनिमम एंगल द रॉड कैन मेक विथ हॉरिजॉन्टल इज थीटा। तो मुझे फ्रिक्शन चाहिए, मिनिमम सॉरी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स जो हमें चाहिए, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स N1। तो अगर मुझे फ्रिक्शन मिल गया और N1 मिल गया तो हमारा काम चलेगा, है ना? यस बोलो। सर। तो इसमें भी
टॉर्क अबाउट ए इसको 0 कर दो, तो ये mg है, ये थीटा है, तो mg cos थीटा इंटू L/2 दिख रहा है सबको। और ये किधर होगा, क्लॉकवाइज। तो एक इक्वेशन हो गया mg cos थीटा इंटू L/2 क्लॉकवाइज, प्लस n2 का क्या होगा, तो देखो पॉइंट ए के अबाउट। तो या तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये अगर n2 है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा n2 sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट n2 cos थीटा, है ना। या n2 को रहने दें, केवल इस लेंथ को निकाल ले, वो भी हो सकता है। बताया था ना, r क्रॉस s में r को रहने दो, s का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, या s को रहने दो, r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, ऐसा कुछ। यस सर, बोलो भाई। यस सर। यस सर बोला था। तो ये अगर h है, ये एंगल थीटा है, तो ये जो a टू b का लेंथ है, ये क्या हो जाएगा, h by sin थीटा। h बाई, इसको हटा ही देता हूँ, n को रहेंगे, h बाई साइन थीटा हो जाएगा। और इसका टॉर्क किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो n और n2 रॉड पर परपेंडिकुलर है ही, तो मैं लिख देता हूँ n2 इंटू h अपॉन साइन थीटा, किधर, तो एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे मिल गया mg cos थीटा इंटू L/2 इज इक्वल टू n2h अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से मुझे n2 की वैल्यू मिल जाएगी mg cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू L अपॉन 2h, ऐसा मिलेगा। बोलो। बोलिए। यस सर। सर ये h बाई साइन थीटा कैसे ले रहा बताओ ना। ओ भाई साहब, ये एंगल थीटा है, ये h है, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा इज p/b होगा। आया समझ में। हाँ। इस ट्रायंगल में ये वाला डिस्टेंस अगर h है, वर्टिकल वाला, तो ये जो हाइपोटेन्यूज दिख रहा है वो h अपॉन साइन थीटा होगा। तो यहाँ से मुझे n2 मिल गया। अब n2 मिल गया, तो इस n2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फ्रिक्शन मिलेगा, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो n1 मिलेगा, है ऐसा। तो सबसे पहले फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज n2 साइन थीटा, तो n2 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा L अपॉन 2h, ये होगा। बोलो। और n1 क्या होगा, तो सेकेंड इक्वेशन से देखो, mg माइनस n2 cos थीटा होगा।
mg माइनस n2 cos थीटा। तो ये हो जाएगा mg माइनस mg cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू एल अपॉन 2h, ऐसा होगा। है ना? तो mg इधर लिख लोगे 2h माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू एल डिवाइडेड बाय 2h, ऐसा हुआ n1। यस सर। Yes, sir. Now friction should be less than equal to mu n1। तो फ्रिक्शन यहाँ मिल चुका है, n1 यहाँ मिल चुका है। तो यहाँ से हो गया मेरा mg इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल डिवाइडेड बाय 2h। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू और n की जगह अगेन mg इंटू 2h माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू एल अपॉन 2h, ऐसा हो गया। तो mg और 2h कैंसिल होगा, होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू एल डिवाइडेड बाय 2h माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू एल, ये होगा म्यू का मिनिमम वैल्यू। यही आंसर बोला था। बोलो बेटा। नहीं सर, अलग था। एक बार बुक में जहाँ से क्वेश्चन दिए आंसर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि लेंदी आंसर आ रहा है इसके लिए। ये क्वेश्चन आपके एसपी वर्मा बुक में है, शायद क्वेश्चन नंबर 45। एक बार मैं आंसर चेक करके बताता हूँ। तो तुम लोग के पास भी बुक होगा तो एक बार देख के बताओ। क्वेश्चन नंबर 45 था ना? हाँ, यही आंसर है। मैं बुक का आंसर कॉपी करके आपको दे रहा हूँ, देखिएगा वही आंसर। आया समझ में सबको? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। तो बुक में आंसर है, वो बुक में देख लो, यही आंसर है तो मैंने देखा है। जैसे आपको दिखाने के लिए यहाँ कर देता हूँ, एल कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2h माइनस एल कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, सेम आंसर है। तो इरेज कर देता हूँ। हाँ, कॉपी कर लीजिए। चलो।
हम्म, पढ़ा है कितना? हम्म, हो गया, लिख लिए, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए तुम लोग बताते नहीं, मैं वेट करता रहता हूँ, लिखा नहीं लिखा। सर पर तुरंत अभी हुआ। सिमिलर इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन। तो कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? सर कांटेक्ट फोर्स 200√3 आया। देखते हैं। लैडर का मास नहीं है ना, तो लैडर का मास नहीं है तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन इधर, वेट इधर, एन इधर, फ्रिक्शन है कहीं? नहीं है। तो सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो mg नीचे लगेगा, ये टेंशन इधर लगेगा, ये टेंशन इधर लगेगा, दिख रहा है? और ग्राउंड में दोनों का नॉर्मल रिएक्शन 2n इधर लगेगा। तो n की वैल्यू तो हो गई mg/2। मास कितना है? 80 kg। 80 kg। तो 800/2 दैट इज 400 न्यूटन। ये तो हो गया n का वैल्यू आंसर। कौन रूट आया तुम लोगों को? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब टेंशन का देखो, तो यहाँ पर T इधर है, किसी एक लेग पर देख लो, यहाँ पर N इधर है, और यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है किसी को नहीं पता। तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, और रॉड का मास है नहीं, तो पॉइंट A के अबाउट टॉर्क लेंगे केवल, तो मुझे यहाँ जंक्शन पर कितना फोर्स दोनों लैडर एक दूसरे पर लगा रहा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। है ना? बोलो। इस जंक्शन पर दोनों लैडर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा होगा ना? यस सर। अच्छा, तो दोनों लैडर एक दूसरे पर इस जंक्शन पर फोर्स लगा रहा होगा, तो जब कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इक्वल अपोजिट में जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन अगर मैं केवल एक आर्म का बनाऊंगा तो मुझे जरूरत होगी, और मुझे पता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क अबाउट ए को 0 कर देते हैं ताकि उस फोर्स का कैलकुलेशन पता ही न चले। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, अब ये हाइट 2 मीटर है ना, 112 मीटर। तो ये एंगल 60, ये 30, तो ये 60 डिग्री होगा। यस। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। बोलो। हाँ सर। अच्छा, तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो दिख रहा है कि L sin 60 डिग्री की वैल्यू 2 के बराबर है, मतलब L इंटू √3/2 की वैल्यू 2 के बराबर है, मतलब L की वैल्यू 4/√3 के बराबर है। हाँ या ना? तो ये जो डिस्टेंस होगा वो L/2 होगा। ऐसा इसलिए किया कि मैं n को नहीं रिजॉल्व करूं, r को सिर्फ कर लूं। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? तो n का टॉर्क मैं लिख सकता हूं n इंटू L/2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बोल भाई। क्या सर? कि नहीं? n इंटू L/2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में n का टॉर्क लिख सकते हैं a के अबाउट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
यस सर। लिख सकता हूँ। टी का टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये होगा, ये 1 मीटर होगा। हाँ सर। तो टी इंटू 1 इधर एंटी क्लॉकवाइज, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू दिख रही है n/2 इंटू एल, तो n/2 दैट इज 400/2 और l कितना आया है तो 4/√3, तो 400/2 इंटू 4/√3, तो ये हो गया 800/√3 न्यूटन। ये हो गया टेंशन इन द स्प्रिंग का आंसर। हाँ सर। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए। मैंने आप लोगों को एससी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 दिया था पिछली बार होमवर्क में, यस सर। किया उसको? यस नहीं हुआ सर। सर अभी का जो दे रहे हो और वो साथ में कर लेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं, अभी 5-6 क्वेश्चन ही दूंगा। देता हूँ, रुक जाओ, उस पर कॉपी करो, मैं ढूंढ लेता हूँ। उसमें से एक क्वेश्चन तो अभी मैंने क्लास में कराया है, जो अच्छा वाला क्वेश्चन था 45, बाकी आप कर सकते हो, बताता हूँ। लिख लिया? होमवर्क में ऐड कर लो 31, 32 और फिर 41 से 45 तक, ये आज का होमवर्क है। और पहले टिल 20 दे चुका हूँ, है ना? यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। या बाय सर। थैंक यू सर। बाय।